क्वेश्चंस कराते हैं। आज मैं EMI थोड़ा और पढ़ाऊंगा, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, अगर आपको थ्योरी याद हो तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड पढ़ रहे थे, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड में उसी में पॉइंट्स आगे लिखेंगे बेटा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके आगे अभी 1-2 दिन और थ्योरी पढ़ते हैं, चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड आपको टॉपिक याद होगा एंड उसी में पॉइंट्स चल रहे थे और अब ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ बेटा। बेसिकली क्या है बेटा, अगर कोई इंडक्टर है, अब इंडक्टर तो आपको मालूम है इंडक्टर ऐसा होता है, इंडक्टर में इंडक्टेंस हाई होती है, रेजिस्टेंस लो होता है। आइडियल इंडक्टर कहेगा तो रेजिस्टेंस 0 कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे बेटा मान लो कोई इंडक्टर है, अगर कभी भी आपको कांस्टेंट करंट अगर दे कि करंट इज कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये इंडक्टर है और ये वायर मतलब ये जो है करंट कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट करंट पासिंग थ्रू अ इंडक्टर, देन इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर, है ना। यानी इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर, इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर, behaves like a simple wire like a simple wire, ठीक है, behaves like a simple wire। तो ये इंडक्टर सिंपल वायर की तरह काम करेगा बेटा। यहाँ पर इसका अपना कोई रेजिस्टेंस होगा तो वो रेजिस्टेंस यहाँ दिखा देंगे। इंडक्टेंस का कोई यूज नहीं होगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर करंट कांस्टेंट है। तो जैसे रिंग है, करंट ऐसे फ्लो रहा है, कांस्टेंट करंट है, फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, सोलेनॉइड में फील्ड प्रोड्यूस होगा। इंडक्टर क्या है, बेसिकली एक सोलेनॉइड ही तो है, तो करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, और फ्लक्स कांस्टेंट है तो कुछ होगा नहीं, है ना, इंडक्शन होना नहीं है। इंडक्शन तो तब होता है जब फ्लक्स चेंज करेगा। तो अगर कभी भी कांस्टेंट करंट बोलेगा बेटा तो देन इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर, और अगर कोई वायर का रेजिस्टेंस है तो यहाँ रेजिस्टेंस को दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसकी बात है बेटा कि अगर मान लीजिए इंडक्टर है एंड नाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज इंक्रीजिंग। मान लीजिए बेटा करंट इंक्रीज हो रहा है ना, टाइम के साथ करंट इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत जरूरी बात ये बेटा कि इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज इंक्रीजिंग देन एट दिस टाइम, देखो बेटा बहुत फील करने की बात है, एक अपने आप में महसूस करने की बात है। अगर आप महसूस करोगे तो टॉपिक समझ में आएगा। तो ये इंडक्टर समझो मेरे हाथ में इंडक्टर है, करंट ऐसे बढ़ रहा है और करंट इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए सोलेनॉइड में करंट के कारण अंदर फील्ड होता है μ0 Ni। करंट अगर इंक्रीज होगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni, लॉन्ग सोलेनॉइड है तो μ0 Ni बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यानी प्रत्येक टर्न से फ्लक्स बढ़ेगा। और जैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा तो नाउ द सेल्फ इंडक्शन टेक्स प्लेस इन द कॉइल इन द इंडक्टर, है ना बेटा। तो यहाँ पर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा बेटा, इंक्रीजिंग करंट का, जो कि करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्शन क्या करेगा, इस बढ़ते करंट का अपोज करेगा, है ना। तो इस पूरे सोलेनॉइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि अपोज करेगा, यानी कि नाउ द इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ सेल। और देखिए बेटा जो सेल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम एक सेल मानेंगे, और इसका ईएमएफ का डायरेक्शन देखिए इधर दिखाएंगे, पॉजिटिव इधर की तरफ, जो कि करंट जो ऐसे आ रहा है उसका अपोज करना चाहेगा, वो इंड्यूस करंट इधर भेजेगा। तो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रिटन एज द मॉड ऑफ -N/dt। यानी आपको मॉड लगाना है बेटा, -N/dt। आपको याद होगा कि किसी इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -N/dt। मॉड लगा देंगे, मतलब वी वांट टू कैलकुलेट ओनली द मैग्नीट्यूड, जैसे -2 वोल्ट है तो ओनली 2 वोल्ट लिखेंगे। और हमें पता है कि सेल, इसको हम एक सेल की तरह ट्रीट करेंगे, एक सेल की तरह ट्रीट करेंगे, इसका पॉजिटिव टर्न इधर, नेगेटिव टर्न इधर, सो दैट ये ईएमएफ इधर हो, करंट इधर भेजे, ये जो करंट फ्लो रहा है उसके अपोजिट इंड्यूस करंट इधर भेजे। तो इस तरह से देखिए, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि अगर करंट कांस्टेंट है तो सिंपल वायर, और अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो नाउ द इंडक्टेंस takes place in the coil, self inductance takes place in the coil and coil behaves like a cell। coil को हम सेल की तरह बोलेंगे, और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इधर लिखेंगे, रखेंगे, नेगेटिव इधर रखेंगे, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो उसका अपोज करेगा, ईएमएफ इधर की साइड होगा, और इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मॉड लगा दिया, दिस इज द मॉड, पॉजिटिव वैल्यू आएगा -N/dt।
एंड नाउ बेटा अगर मान लीजिए सपोज दैट दिस इज द इंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। मान लीजिए बेटा करंट डिक्रीज हो रहा है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग विद टाइम तो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर बेटा हम लोग जानते हैं कि जैसे मेरे हाथ में सोलेनॉइड है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। करंट इज डिक्रीजिंग सो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीज कर रहा फ्लक्स तो क्या करेगा, ये फ्लक्स को बढ़ाने के लिए करंट उधर ही, इंड्यूस ईएमएफ उधर ही होगा। तो नाउ इट हम इसकी जगह पर एक सेल मानेंगे और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, और इसका भी ईएमएफ बहुत आराम से -8 तो इस तरह से बेटा वी हैव द ईएमएफ। अगर कोई इसका अपना रेजिस्टेंस है वायर का तो इंटर रेजिस्टेंस की तरह या सेल में मान लेंगे कि सेल में अपना इंटर रेजिस्टेंस है, या भी वायर में अगर कोई रेजिस्टेंस होगा तो उसे सेल का इंटर रेजिस्टेंस मान करके और इस तरह से हमें उस सेल बना देना है। सेल बनाओगे तो क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से बन जाएगा, आराम से हम बना लेंगे। तो इंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कब कौन सा सेल हमें मानना है ये बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। करंट कांस्टेंट है तो वायर, करंट इंक्रीजिंग है तो सेल, जिसमें कि करंट ऐसे हो रहा है तो सेल इधर की तरफ करंट भेजना चाहेगा, इधर दिखाएंगे पॉजिटिव ईएमएफ इस तरफ, नेगेटिव इधर। सेल अगर डिक्रीज, करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेल उसको सपोर्ट देगा, बढ़ाना चाहेगा इधर की तरफ। इस तरह से बेटा ये जो है हम लोगों ने ईएमएफ को दिखाया है, ठीक है। तो जल्दी लिखिएगा, जल्दी प्लीज। जल्दी बेटा। देखिए अब यहां पर मैं मिटा रहा हूं। देखिए अब यहां पर बेटा जैसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज, बहुत आराम से सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूं आपको बेटा। मान लीजिए कि जैसे सपोज दैट ये एक रजिस्टर है, ये एक सेल है, यहां एक रजिस्टर है और यहां एक इंडक्टर है। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। मान लीजिए ये 5 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है लेट अस सपोज, और ये इंडक्टर का इंडक्टेंस मान लीजिए 2 हेनरी है, ऐसा मैंने मान लिया। नाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, करंट ऐसे फ्लो रहा है बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे बोला करंट इज डिक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। Then find potential difference between A and B when current flowing at an instant is मान लीजिए 1 एम्पियर,
अब मेरे से कहा बेटा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमें, इस टाइप का क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना होता है ये सीखना बहुत जरूरी है। सीख जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। देखिए यहाँ पर बेटा क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है, तो देखिए 1 और ये 3 ओम सीरीज में आप पकड़ के चलिए। तो हम ऐसे बना लेते हैं कि ये A है, ये 5 वोल्ट है बहुत आराम से, और यहाँ पर ये 3 ओम है ना। और यहाँ पर बेटा ये जो करंट जा रहा है वो ध्यान दीजिए, मैंने इंडक्टर को सेल की तरह माना है। अब चूंकि करंट डिक्रीज हो रहा है इसलिए सेल मानेंगे, करंट कांस्टेंट रहता तो वायर बना देते हैं, वायर समझ लेते हैं। तो करंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 2 एम्पीयर पर सेकंड, तो इसमें इसको हम सेल मानेंगे। अच्छा करंट ऐसे जा रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने क्या बताया, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ाने के लिए ईएमएफ उधर ही इंड्यूस होगा। तो देखिए ये ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, और ये होगा L di by dt, L है 2 और di by dt 2 दैट इज 4 वोल्ट ऐसे। और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तब बताना है जब करंट 1 एम्पीयर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर बेटा अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि जब 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो उस समय A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करना है। और देखिए मैंने इंडक्टर को एक सेल मान लिया, और देखिए सेल का ईएमएफ कितना हुआ, तो L di by dt, L is 2 एंड di by dt देखिए 2 एम्पीयर पर सेकंड, di by dt 2 एम्पीयर है, तो 2 एम्पीयर पर सेकंड, तो 2 और 2 4 हो गया। तो और देखिए करंट घट रहा है तो हम इसे एक सेल मानेंगे, इसका ईएमएफ इधर लगाएंगे। अब देखिए 2 सेल यहाँ पर सीरीज में, लेकिन मजे की बात है कि एक नेगेटिव और एक नेगेटिव ऐसे जुड़ा हुआ है, तो गड़बड़ हो गया है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, 5 - 4 1। यानी बेटा हम यहाँ पर ऐसे सोचेंगे 1 वोल्ट का ये सेल है और ये रेजिस्टेंस है कितना 3 ओम का, एंड करंट 1 एम्पीयर ऐसे फ्लो रहा है। बिल्कुल आराम से समझना, 1 एम्पीयर ऐसे फ्लो रहा है। अब आप याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर कोई सेल है इसका अपना कोई इंटरेस्टेंस और करंट एंटर कर रहा है, इसके एनोड से करंट एंटर कर रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ सेल, जिसमें टर्मिनल वोल्टेज हमने पढ़ा था फॉर्मूला E + IR। तो E + IR लगाएंगे और यहाँ पर बेटा E में 1 ले लेंगे, I की वैल्यू 1 समझेंगे, इंटरेस्टेंस 3 समझेंगे, 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, आंसर इज 4 वोल्ट। जल्दी बेटा, जल्दी लिखिए जल्दी, और कोई दिक्कत हो तो जल्दी से इसमें हो गया। अच्छा 4 होगा, सॉरी 3 और 1 4 होगा, गड़बड़ हो गया बेटा। 4 + 1 5 वोल्ट, क्योंकि यहां पर दोनों सीरीज में 3 + 1 4। सही पकड़े हैं ये आकाश नेहरा ने बताया, वेरी गुड आकाश, बिल्कुल सही बात है। अब ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। आगे देखते हैं बेटा।
मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। बिल्कुल आराम से समझिएगा बेटा, बिल्कुल आराम से समझिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिए। तो यहां पर बेटा मैंने आपको समझाया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ये टॉपिक देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बल्कि पूरा ही पढ़िएगा। ईएमआई रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवाइज करते हैं ठीक से तो आप डेफिनेटली फिर यहाँ पर जो है ईएमआई में बड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन हम बहुत सारे कराएंगे, डरना आपको है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा सुनिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, बहुत ध्यान से बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, यानी इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर्ड होगा वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो देखिए बेटा हम लोग किसी इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पढ़ने जा रहे हैं, और इसको ध्यान से समझिएगा, ये काम की चीज है, ठीक है, ये काम की चीज है, आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में मामला क्या है ये सुनिएगा। सबसे पहली बात तो बेटा आप जानते हैं कि ये सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड में जब हम करंट को फ्लो कराते हैं, ये सोलेनॉइड है, व्हेन यू फ्लो द करंट, और करंट ऐसे फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा सोलेनॉइड के अंदर, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करके फील्ड लाइन बाहर निकलेगा भाई, ये फील्ड लाइन ऐसे करके बाहर निकलेगा, तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा कि यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड आया, इट हैविंग मैग्नेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैपेसिटर में जब आप प्लेट्स लेते थे और पॉजिटिव और नेगेटिव होता था तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, एंड जब प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो वी से दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वेयर देयर इज फील्ड देयर इज द एनर्जी। तो यहाँ पर बेटा बोलते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, कि यहाँ पर भैया फील्ड आ गया, और फील्ड आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। उसी तरह से बेटा ये सोलेनॉइड है, जब आप इसमें करंट को फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड वेयर देयर इज फील्ड देयर इज द एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड आया तो इसका मतलब मैग्नेटिक एनर्जी आएगा, तो वी से दैट मैग्नेटिक एनर्जी हियर, हम बोलते हैं सोलेनॉइड में मैग्नेटिक एनर्जी है, पहले ध्यान से सुनना। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी बेटा, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कैपेसिटर में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, इन द सिमिलर वे जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है तो आप बोलेंगे इसमें मैग्नेटिक एनर्जी फ्लो, मैग्नेटिक एनर्जी है इसमें, स्टोर्ड है इसमें। तो पहली बात तो मैग्नेटिक एनर्जी का मतलब आपको ये सोचना है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा तो वी से दैट द मैग्नेटिक एनर्जी एस्टैब्लिश्ड हियर, स्टोर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा मुझे बताना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो इंडक्टर यानी सोलेनॉइड को ही तो इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर इसलिए बोलते हैं कि जो वायर होता है उसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, कम हो जाए, और इंडक्टेंस हाई हो जाए, तभी तो बोलते हैं इंडक्टर। स्पेशल नाम पड़ा इंडक्टर, मतलब इंडक्टेंस शो करता है, इसमें इंडक्शन ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और इंडक्शन ज्यादा होता है, इंडक्टेंस ज्यादा होता है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा हमें पढ़ना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो पहली बात तो मेरे पढ़ाने का ये मतलब ये बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। और देखिए जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल एक कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो आप सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। बोलो मैं ठीक बोल रहा हूँ? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि एक तो आपने ये पॉइंट अपने दिमाग में एक सेट करा कि जब भी कभी सोलेनॉइड में करंट जाएगा या इंडक्टर में करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी। अब ये सवाल उठता है कि मैग्नेटिक एनर्जी होगी कितनी, ये मुझे सॉल्व करना है। तो लेट अस सपोज कि ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टर है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंडक्टर है, एंड यहाँ पर मैंने एक सेल से इसे कनेक्ट करा, मैंने इसे सेल से कनेक्ट करा, सपोज दैट V वोल्ट ऑफ द सेल। तो देखो बेटा बेसिकली क्या होता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, देखिए जब आप स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर बेटा ऐसे करंट स्टार्ट होता है फ्लो होना, और ऐसे करके ये करंट ऐसे फ्लो होगा, यहाँ करंट फ्लो होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो आप यहाँ देखिए कि जो हम यहाँ से ये जो सेल सप्लाई कर रहा है करंट, वो किसी स्टैंड पे आई है,
यहाँ पर करंट वेरिएबल होगा बेटा, क्योंकि जब आप स्विच ऑन करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो की है इसको आप ऑन करते हैं बेटा, तो ऑन करते ही करंट फटाक से अपने मैक्सिमम पे नहीं पहुंचता है, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, करंट के ग्रो का अपोज करता है ना। ये बात बहुत जरूरी है और मैं इसको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा भी, कि जैसे अगर 2 ओम है और अगर आप यहाँ पे 10 वोल्ट का सेल लगा देते हैं बेटा, तो बहुत जरूरी बात ये है जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत करंट 5 एम्पियर फ्लो होने लगता है। आप फटाक से 5 एम्पियर करंट देखते हैं, आपको जरा भी टाइम नहीं लगता, आप बोलते स्विच ऑन करा 5 एम्पियर तुरंत हुआ। ये 0 एम्पियर से 5 एम्पियर तक पहुंचने में टाइम इज द नेग्लिजिबल टाइम, बहुत ही, अरे ये समझो सेकंड के फ्रैक्शन में पहुंच जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहुंच जाता है, बहुत ही कम समय 0 से 5 होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बस जरा सा एक काम करूं, मैं यहाँ पे इंडक्टर लगा दूं, यहाँ खोला वैसे इंडक्टर लगा दिया, ये सोलेनॉइड देखिए इंडक्टर लगा दिया, बस ये इंडक्टर लगाते ही ये 5 एम्पियर 0 से 5 एम्पियर तक पहुंचने में एक लंबा समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो होता है, करंट बढ़ता है, बस इंडक्टर में अपोजिशन शुरू हो जाता है, अपोज करने लगता है, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन होगा भाई, करंट बढ़ेगा तो बढ़ते हुए करंट का अपोज करेगा, क्योंकि इससे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो अपोज कर ले। तो यही करंट को ग्रो करने में 5 एम्पियर तक पहुंचने में इट विल टेक अ लार्ज टाइम, एक लंबा समय लग जाता है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर बेटा अगर मैं इंडक्टर जोड़ दूं गलती से, तो यही 5 एम्पियर तक होने में, 5 एम्पियर तक पहुंचने में एक बहुत बड़ा समय लग जाता है। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये बात तो थोड़ा सा धीरे धीरे आपके दिमाग में जा रहा होगा, एंड डोंट वरी अबाउट दैट बेटा। अभी अगला टॉपिक में ग्रोथ ऑफ करंट भी कराऊंगा, जिसमें कि आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी, है ना, थोड़ी सी चीजें क्लियर भी होंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो नाउ यहाँ पर बेटा ये जो करंट ऐसे किसी स्टेट में मैंने करंट आई मान लिया, तो बेटा बेसिकली क्या होता है, यहाँ करंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ करंट इंक्रीज हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि क्या ये इंडक्टर, चूंकि करंट इंक्रीज हो रहा है, क्या ये इंडक्टर इट बिहेव्स लाइक अ सेल? तो यस, मैंने आपको बताया कि सर ये सेल की तरह काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, ये सेल की तरह काम करेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेल की तरह काम करेगा, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें वोल्टेज निकालते हैं, है ना, हम लोग इसमें क्या करते हैं बेटा, वोल्टेज निकालते हैं, परेशान मत होना। तो यहाँ जो वोल्टेज डेवलप होगा वो बेसिकली होगा VL इज इक्वल टू होगा -L di/dt। ये मैंने गलत नहीं करा, वोल्टेज होगा VL बराबर -L di/dt। एंड देखिए बेटा, चूंकि यहाँ पर करंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने बोला था बेटा देखो करंट अगर जो है इंक्रीज होता है तो नाउ यू विल, आप इसको इंडक्टर को हटा के एक सेल समझ सकते हो, सेल का ईएमएफ इधर होगा, माइनस साइन सो दैट कि भैया सेल का ईएमएफ इधर होगा, मतलब डायरेक्शन इधर होगी ईएमएफ की, बस और कुछ नहीं। तो क्या, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, वी वांट टू कैलकुलेट ओनली द मैग्नीट्यूड, वी वांट टू कैलकुलेट ओनली द मैग्नीट्यूड। अब यहां पर बेटा ये वोल्टेज आ गया। अब अगर इसमें मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि करंट ऐसे जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, तो पावर सप्लाई टू द इंडक्टर, जैसे सोच के देखिए, आप कोई सेल लेते हैं और सेल का ईएमएफ ई लेते हैं, करंट आई लेते हैं, तो चूंकि करंट निकल रहा था, बोलते हैं सेल से करंट निकल रहा है, पावर सप्लाइड बाय द सेल इज आई इनटू ईएमएफ ऑफ द सेल या वोल्टेज ऑफ द सेल, है ना। यहां पर आई इनटू पोटेंशियल ऑफ द सेल करते हैं, तो ये क्या होता है, चूंकि करंट भेज रहा है, इसके पॉजिटिव से निकल रहा है, तो हम बोलते हैं करंट ये जा रहा है, यानी एनर्जी ये सप्लाई दे रहा है, एनर्जी दे रहा है लोगों को, है ना। तो यहाँ पर बेटा इसको जो एनर्जी अब मिलेगा, क्यों मिलेगा, करंट ऐसे एंटर कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये सेल मानेंगे तो करंट इधर से एंटर हो रही है, सेल इधर से जो एनर्जी आ रही है इसको कुछ मिल रही है, कुछ एनर्जी यहाँ वेस्ट हो रही है, हीट के रूप में एनर्जी आ रही है, या कुछ एनर्जी यहाँ स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हो रही है बेटा, उसका रेट होगा, पावर जो होगा वो हम लोग लिखते हैं I इंटू वी, याद करिए ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, P बराबर IV। जैसे यहाँ पर P बराबर IV, आप ये भी तो एक सेल है, ये सेल हम ऐसा मानेंगे, ऐसा वाला मानेंगे, सेल ऐसे, और ये करंट भेज नहीं रहा, करंट इसको मिल रहा है, तो बोलेंगे एनर्जी इसको मिल रही है, एनर्जी इसको मिल रही है, ये एनर्जी भेज रहा है और ये एनर्जी इसको मिल रही है, तो एनर्जी जो मिल रही है उसका रेट क्या है, तो P इक्वल टू होता है IV। यहाँ पर बेटा I इंटू VL की वैल्यू L di/dt, बहुत आराम से सुनना, है ना, L di/dt।
और जो पावर होता है वो क्या होता है, पावर होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट टाइम। मान लीजिए du एनर्जी स्टोर्ड हुआ इन टाइम dt, तो यहाँ पर बेटा du बाई dt, क्या मैंने सही लिखा, du मतलब क्या हुआ, एनर्जी स्टोर्ड इन टाइम dt, जो भी एनर्जी उसमें एनर्जी इंक्रीज हुआ du से, du अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज इन द इंडक्टर इन टाइम dt, तो यही तो एनर्जी अपॉन टाइम पावर होगा, जो पावर उसको एनर्जी मिल रही है, पावर मतलब जिस रेट से उसको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि यहाँ करंट आ रहा है, सेल को करंट मिलता है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी बढ़ रही है, ऐसे समझेंगे। तो ये एनर्जी ले रहा है, ये एनर्जी दे रहा है, ये एनर्जी ले रहा है। एक सेकंड में जो एनर्जी देता है I इंटू वी, यहाँ जो एक सेकंड में एनर्जी देगा I इंटू वी, वी यहाँ पे VL है। तो अगर आप देखा जाए तो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो बहुत सिंपल है बेटा। डी कट जाएगा, dt कट जाएगा, तो du बराबर होगा Li इंटू डी आई, और इंटीग्रेट करेंगे। अगर कोई करंट नहीं है, याद रखिए कोई करंट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा सोलेनॉइड में, और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो कोई एनर्जी भी नहीं है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, और ये किसी करंट I है तो ये U है, तो यहाँ पर बेटा U बराबर हो जाएगा, देखिए du का एडिशन U माइनस 0 U बराबर L बाहर आएगा, I dt का एडिशन I स्क्वायर बाई 2 होगा, एंड 0 से I होगा, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होगा हाफ Li स्क्वायर। सो यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल सी कहानी है कि अगर आपसे बोलता है कि मैग्नेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलेगा बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ Li स्क्वायर। अगर कभी बोलता है कि यार करंट फ्लो रहा आई, बताइए उस इंस्टेंट में जब करंट आई है तो मैग्नेटिक एनर्जी कितना स्टोर्ड है इंडक्टर में, तो हाफ Li स्क्वायर। आदित्य डोंट बी ओवर स्मार्ट बेटा, बेटा डिफरेंशिएशन कहीं नहीं हुआ है। ये सारस निगम कौन है भाई, सारस निगम, सारस निगम आप सुन पा रहे हैं, सारस निगम आप सुन पा रहे हैं, आप लेट कैसे हो गए बेटा, सारस निगम, और ये गार्गी, गार्गी एंड सारस निगम, बेटा आप लोग मानेंगे नहीं, क्या लेट होना बंद नहीं करेंगे, पारस और गार्गी, सारस और गार्गी, आप बेटा प्रॉमिस करो कि कल से टाइम पर आओगे, अदरवाइज मैं आज कॉल करूंगा आपके घर पे और आपके पेरेंट्स से बात करूंगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये बच्चे टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हैं। सारस एंड गार्गी, सारस निगम एंड गार्गी, अगर आप अभी मुझे प्रॉमिस करते हो तो मैं आपको एक दिन का टाइम और दूंगा, अदरवाइज बेटा मैं आज कॉल करूंगा। कर देता हूं बेटा, अभी कर दूंगा, ठीक है, अभी कर दूंगा। सारस एंड गार्गी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जल्दी से प्रॉमिस लिखिए कि कल से आप टाइम पर रहेंगे, अदरवाइज मैं आज कॉल करूंगा, आपके पेरेंट्स से बात करूंगा बेटा।
दिस इज वेरी बैड बिहेवियर कि आप डेली डेली लेट हो रहे हैं, और लेट आने वाले स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है कुछ नहीं कर पाएंगे, चैप्टर कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए प्रॉमिस करके कि सर हम कल से टाइम पे रहेंगे। ठीक है सारस बेटा, कल लेट मत होना, ठीक है कल लेट मत होना। कल लेट हो गए तो मैं कल सीरियसली कॉल करूंगा आपके पापा मम्मी को। एंड गार्गी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जल्दी से आप प्रॉमिस लीजिए बेटा और ये बोलिए कि सर हम कल से टाइम पे रहेंगे, अदरवाइज मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा। यहां पर बेटा कुल मिलाकर के आप यहां पर देख चुके हैं, ठीक है ठीक है आकाश जी। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए। तो आपने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड जो होगा, मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड होगा बेटा, है ना, वो क्या होगा? तो U बराबर होगा हाफ Li स्क्वायर। एवरीबडी शुड नो, एवरीबडी सबको याद होना चाहिए कि कभी भी इंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर गया तो एनर्जी, क्योंकि करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें एनर्जी होगी, और मैग्नेटिक एनर्जी उसे बोलते बेटा, पूरा नाम लेना है तो मैग्नेटिक एनर्जी, एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज हाफ Li स्क्वायर। L इज द सेल्फ इंडक्टेंस, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। यहां पर एक टर्म डिफाइन किया गया बेटा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यहां पर क्या है बेटा? तो डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम में। तो एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज द एनर्जी डेंसिटी, है ना बेटा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर बेटा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो बेसिकली एनर्जी होता है वो हाफ Li स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमने V से लिख दिया। वॉल्यूम किसका? सोलेनॉइड का वॉल्यूम, क्योंकि इंडक्टर में जो एनर्जी यूनिट वॉल्यूम स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। इंडक्टर यानी क्या है? सोलेनॉइड ही तो है, और सोलेनॉइड का वॉल्यूम V है। अब बेटा याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था L। L क्या बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था म्यू नॉट N स्क्वायर V। याद करिए बेटा, ये मैंने कराया था। किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड V इज द वॉल्यूम। तो अगर आपको याद है तो आपको समझ में आएगा, L की वैल्यू मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू V इंटू I स्क्वायर अपॉन V। तो V से V कैंसिल आउट हो गया, है ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ करा नहीं, मैंने सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को रखा म्यू नॉट N स्क्वायर V, ये मैंने पढ़ाया है। वही स्टूडेंट EMI के क्वेश्चंस बना पाएंगे जो EMI स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहे होंगे। आज आपको रिवाइज करना है बेटा EMI बिल्कुल ढंग से। पहले 1 घंटा पूरा लिख के याद करना है, एकदम फ्रॉम द फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स से याद करना है आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स से चीजों को दोबारा लिखिए, दोबारा समझिए। जो क्वेश्चन मैंने कल कराया उन क्वेश्चन को दोबारा करिए, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे टाइम लगेगा। थोड़ा सेल्फ स्टडी करिए, थोड़ा अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाइए। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जिनको मैं बोल रहा हूँ बेटा कि आप रिवीजन करो, रिवीजन करो, लेकिन वो बेवकूफ समझने को तैयार ही नहीं है। इतना गोबर भरा दिमाग के अंदर कि वो गोबर खाली नहीं हो रहा है। थोड़ा सा गोबर निकलता है, उसके बाद फिर गोबर उसमें भर जाता है। मैं दिन भर गोबर निकालता रहता हूँ, मेरा काम है गोबर निकालना। आप अभी पढ़ रहे तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपके दिमाग का गोबर ही तो निकाल रहा हूँ, लेकिन जो दिमाग में इतना गोबर भरा पड़ा है कि मैं कितना निकालूंगा, और गोबर फिर नए बन जाते हैं आपके दिमाग में। पता नहीं कहाँ से गोबर इतने लाते हैं आप लोग। तो समस्या ये है बेटा, समस्या ये बेटा कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप जो है उस काम को करते नहीं है जो काम आपको करना चाहिए। आज सभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? EMI फर्स्ट बिल्कुल पहले पेज से जहाँ पे आपने लिखा होगा नोट्स में, वहां से लेके टिल अभी तक पूरा लिख के रिवाइज करना। कल जो क्वेश्चन करा है वो भी, जितना क्वेश्चन करा वो भी पूरा लिख के रिवाइज करना है। पूरा क्वेश्चन दोबारा बनाना है, सारे कॉन्सेप्ट को बोल बोल करके लिखना भी है, बोलना भी है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। रिवीजन कौन कैसे करता है बहुत डिपेंड करता, बहुत मैटर करता है। अगर आप हल्के में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप परेशान हालत में रहेंगे।
तो खैर यहाँ पर बेटा जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होएगा वो आ गया हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। इसको बेटा जरा देखिएगा ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ म्यू नॉट से डिवाइड करता हूँ और म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर। और याद रखिए म्यू नॉट एन आई, कुछ याद आ रहा है कि लॉन्ग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है। सो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में, सोलेनॉइड के यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है बेटा उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होता है। बहुत सिंपल सी कहानी है। उदय प्रताप थोड़ा वेट करो, उदय प्रताप थोड़ा ठंड रखो, वेट करो। फ्लक्स डेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बेटा। दिशा कुमारी, फ्लक्स डेंसिटी इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने 50 बार बताया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या नाम है। मैग्नेटिक फील्ड का एक नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा नाम है फ्लक्स डेंसिटी। जल्दी 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 जल्दी। हो गया? चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर एनर्जी डेंसिटी इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, है ना। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पर बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए क्या बोल रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो यहां पर सबसे पहली बात तो मैंने आपको एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझाया बेटा, बहुत यूज करेंगे, डोंट वरी, बहुत इस्तेमाल होगा, है ना, काम की बात की है। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा। ग्रोथ ऑफ करेंट, ग्रोथ ऑफ करेंट इन एलआर सर्किट, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। ग्रोथ ऑफ करेंट इन एलआर सर्किट। तो ग्रोथ ऑफ करेंट इन एलआर सर्किट अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ने जा रहे हैं। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका पूरा ध्यान जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर होना चाहिए। कोई भी पैरेलल में ऐप नहीं चलाना। पता नहीं चला कि जो आप पढ़ तो इधर रहे लेकिन आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा तो व्हाट्सएप ही देख रहे हैं, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आए तो उधर ही चले गए, है ना। तो भैया बिल्कुल ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा, अदरवाइज बड़ी परेशानी होगी इसको समझने में, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट बेसिकली क्या है बेटा, कि जैसे सपोज दैट ये इंडक्टर है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, और ये रेजिस्टेंस है। अब बेटा बेसिकली क्या है कि आप यहाँ स्विच लेते हैं और यहाँ सेल लगा देते हैं। सेल का ईएमएफ ई है, बिल्कुल ध्यान से देखना, सेल का ईएमएफ ई है ये। अब बेटा अभी मैंने स्विच को ऑफ रखा हुआ है। नाउ अब ये स्विच को मैंने क्लोज करा। जैसे हम क्लोज करेंगे बेटा तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको अभी समझाया था बेटा कि यहाँ पर ये जो है, अगर मैं बोलूँ कि ये 2 ओम है और यहाँ पे 10 वोल्ट का ये सेल है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट तुरंत से 5 एम्पियर पे पहुंच जाता है। यानी 5 एम्पियर तक पहुंचने में इसको नेग्लिजिबल टाइम लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 0 से 5 पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने में एक लॉन्ग टाइम लगाता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है कि क्यों, कैसे भैया लॉन्ग टाइम क्यों लगता है, क्या होता है, ये सारे प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो इसको एक फील के साथ पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा और ध्यान से मेरी बात को समझना है।
कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ऑल केसेस, हाँ इंडक्टर में चाहे कभी भी कैसा भी करंट हो, इंडक्टर में एनर्जी हाफ मिला स्क्वायर होगा PLE समीर। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर बेटा नाम अब हम इसको देखते हैं ध्यान से। तो यहां पर बेटा जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट ऐसे फ्लो होता है, करंट ऐसे, जबकि अगर ये नहीं होता तो करंट 0 से 5 एम्पीयर में ग्रो करके तुरंत 5 पे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे यहाँ करंट ग्रो होता है बेटा, तो समझो मेरे हाथ में इंडक्टर है, मैंने इंडक्टर को पकड़ा हुआ, ऐसे इंडक्टर है, करंट जैसे इंक्रीज होता है बेटा तो इंडक्टर में इंडक्टेंस होता है, इंडक्शन होता है। ये मेरे हाथ में क्या है, इंडक्टर है। सोचो मैंने एक सिलेंडर पकड़ा हुआ है, उसमें ऐसे वायर लपेटा हुआ है, इंडक्टर ही तो है। करंट जब ऐसे करके फ्लो रहा होता है तो इंडक्टर से जब करंट पास होकर रेजिस्टर से ऐसे करके जाता है, तो ये करंट जैसे ही ग्रो करता है, 0 से जैसे इंक्रीज होता है, तो इंडक्टर बोलता है ऐसे कैसे, जैसे करंट इंक्रीज होता है तो तुरंत इसमें इंडक्शन होने लगता है। और इंडक्शन क्या करेगा, बढ़ते हुए करंट का अपोज करेगा। तो इंडक्शन में जो ईएमएफ होगा वो उल्टा होगा, जबकि ये करंट के बढ़ने का अपोज करे। इसीलिए करंट बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि ये रुकता है, करंट के बढ़ने को रोकता है, जिसकी वजह से करंट बहुत धीरे धीरे फिर इंक्रीज होता है। तो यहां पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो कंसेप्ट आपको क्लियर करना वो सुनिए। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं यानी एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, देखिए बेटा जब हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं उसी समय टाइमर लगाया है ना, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, घड़ी ऑन कर दिया, तो देखिए t इक्वल टू 0 पर, चूंकि करंट तो भी 0 है, यानी t इक्वल टू 0 पर करंट इज 0, तो करंट 0 से बढ़ेगा, तो करंट तो 0 है, स्विच ऑन कर दिया, करंट 0 से बढ़ेगा। तो जैसे हम स्विच ऑन के उस समय बात कर रहे हैं, जस्ट स्विच ऑन द की, है ना, व्हेन की जस्ट स्विच्ड ऑन, व्हेन की इज जस्ट स्विच्ड ऑन, यानी जिस समय जस्ट स्विच्ड ऑन, जब हमने जस्ट स्विच ऑन किया तब बात हो रही है बेटा। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देखिए आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट तो 0 है, चलिए भाई करंट 0 है। अब उसी समय उसी पल पे बात कर रहा हूं, उसी मोमेंट पे बात कर रहा हूं मैं, कि जब हमने स्विच ऑन किया उस मोमेंट पे क्या होगा, करंट तो 0 है। अब अगर मैंने बोला यार 10 वोल्ट है, तो करंट फ्लो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, 0, क्योंकि I इंटू आर होता है, करंट तो 0 है, करंट तो अभी फ्लो ही नहीं हो पाया, तो इंडक्टर की वजह से करंट को बढ़ने में टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है, यानी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 0, यानी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, तो फिर ये 10 वोल्ट होगा क्या, देखिए ना, ये 0 अगर ये 10 है, 0 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 10 10 10 10 10 10 10 10 10, यानी बेटा इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगा, और वो सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा, है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होगा। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना चाहिए, है ना, यानी जिस समय स्विच ऑन करोगे तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। VL क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और VR क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो उस समय तो करंट 0 है, रजिस्टर के क्रॉस I इंटू आर से I 0, तो वोल्टेज भी 0 रजिस्टर के क्रॉस, और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज सारा मैक्सिमम, यानी सारा का सारा जो ईएमएफ होगा वो यहाँ डेवलप होगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अब सुनना बेटा, अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम क्या होगा, बीतेगा, टाइम बढ़ेगा, तो टाइम के साथ फिर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, करंट बढ़ने लगेगा, 0 0.1 0.2 करंट बढ़ने लगेगा, करंट बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ 10 वोल्ट है तो हल्का से यहाँ 1 वोल्ट क्रिएट हुआ मान लो, तो 1 वोल्ट है तो यहाँ 9 वोल्ट हो जाएगा, है ना। फिर करंट थोड़ा सा और बढ़ा, तो I इंटू आर से करंट बढ़ा, तो वोल्टेज यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ 8 वोल्ट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और करंट बढ़ा तो यहाँ 3 वोल्ट है तो यहाँ 7 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 + 3 ऑलवेज 10 रहना है। तो करंट जैसे जैसे बढ़ेगा, VR बढ़ेगा, VL घटेगा, VR बढ़ेगा, VL घटेगा, यानी बेटा जैसे जैसे करंट ग्रो करेगा उस तरह से वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इंक्रीजेज एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर डिक्रीजेज। बोलो बात समझ आ रही है। तो एट टाइम t, किसी टाइम t पर, है ना, तो करंट कुछ होगा नॉट इक्वल टू 0, है ना भाई। VR तो VR इक्वल होगा I इंटू आर, जो भी करंट होगा I इंटू आर होगा। VL जो कि -8 dt होता है वो होगा
मैक्सिमम नहीं होगा, नॉट मैक्सिमम, है ना, नॉट मैक्सिमम। और मजे की बात है, सुनिएगा ध्यान से, जैसे जैसे टाइम बीतेगा यार क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम बोलते हैं इंक्रीजेज विद टाइम, है ना, इंक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ वी आर बढ़ेगा, है ना, करंट भी बढ़ेगा, ये भी हम बोलते हैं इंक्रीजेज विद टाइम, करंट भी बढ़ेगा। देखिए सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिए बेटा। करंट भी धीरे धीरे बढ़ेगा, करंट के बढ़ने का रेट कम कर देगा, लेकिन करंट का बढ़ना बंद नहीं होगा, करंट तो बढ़ेगा। इंडक्टर है, मेरे इंडक्टर पकड़ा हुआ सोलेनॉइड, करंट जब ऐसे बढ़ेगा तो उसके बढ़ने का अपोज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बंद कर देगा, भाई बढ़ना ही मत, ऐसा नहीं होगा। करंट बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन अब स्लो स्लो बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे करके। तो यहाँ पर बेटा इंक्रीजेज विद टाइम, इंक्रीजेज विद टाइम, और ये जो होता है डिक्रीजिंग विद टाइम हम लोग लिख देते हैं डिक्रीजेज विद टाइम। ध्यान से सुनिएगा, ये टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। देखिए ये कहानी सबको समझ में आनी चाहिए। अगर ये कहानी समझ में आ रहा कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो V बराबर IR ओम्स लॉ से वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो दोनों का सम 10 होना, या 3 होगा तो या 7, या 4 होगा तो या 6, या 5 होगा तो या 5, या 6 होगा तो या 4, धीरे 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 ऐसा होता जाएगा, है ना। पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले मैं पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से। ये रिस्पॉन्स तो मुझे चाहिए, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, समझा पाऊंगा कि क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। ये VR है और ये VL है, सब लोगों को पहले तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो आकाश लेना थोड़ा आराम से। आइडियल इंडक्टर में करंट क्यों नहीं बढ़ेगा बेटा, उसके लिए रेजिस्टेंस बताऊंगा, सारा केस है उसका। एक्चुअली क्या होगा, जैसे जैसे आ रहे हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा बेटा, तो तुम देख रहे हो करंट जैसे जैसे बढ़ेगा, VR क्या होगा, बढ़ेगा, VL क्या होगा, घटेगा। तो VL घटेगा, सोचो इंड्यूस EMF घट रहा है, यानी स्टार्टिंग में तो बहुत कड़ा विरोध करता है, एकदम स्ट्रांगली अपोज करता है, लेकिन जब जैसे जैसे करंट बढ़ने लगता है, टाइम जैसे जैसे बीतेगा, फिर ये धीरे धीरे अपोजिशन स्ट्रेंथ इसका कम होने लगता है, इंड्यूस्ड EMF कम हो रहा है, तो अपोजिशन धीरे 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 कम होने लगता है। तो स्टार्टिंग में बहुत हाईली अपोज होता है करंट के ग्रो का, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इंडक्टर उसका विरोध कम करेगा, EMF कम इंड्यूस होगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। अनुभव चौहान रिकॉर्डिंग देख लेना। ये कौन स्टूडेंट है भाई, श्रेया माहेश्वरी। ये श्रेया माहेश्वरी जो आई है वो है 11-3 पर आई। क्या बात है बेटा, आप तो एकदम आइंस्टाइन हो गई हैं, आप तो आइंस्टाइन की कैटेगरी का दिमाग है आपके अंदर, है ना। फिजिक्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। श्रेया को फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि श्रेया अपना लेट से उठी है, अपना आई 11 बजे ये देखने आई है कि हालचाल ठीक है, फिजिक्स की क्लास चल रही है कि नहीं चल रही, नहीं चल रही है तो हंगामा काटेंगे, और चल रही है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान आसान है और हमें सब आता है। सो अगर किसी बच्चे को पूछना हो क्वेश्चन तो वो श्रेया माहेश्वरी से पूछ सकते हैं। श्रेया माहेश्वरी बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है। उसी तरह पूजा भी है, पूजा भी बहुत अच्छा पढ़ती है, 10:57 यानी लगभग 11 बजे के आसपास इन्होंने लॉगिन किया है। ये बच्चे इसलिए आते हैं जिससे कि वो देख सके कि हाँ सब तो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और जिनको भी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जिनको भी कोई क्वेश्चन का डाउट पूछना है, फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं। मैं उन बच्चों के नाम ले रहा हूँ, जैसे कि राखी चौधरी, ये 11:05 पे लॉगिन कर रही है, इसका मतलब इनको सब आता है। श्रेया माहेश्वरी, इनको सब आता है। पूजा राजपूत, इनको भी सब आता है। गार्गी ने तो प्रॉमिस किया ही नहीं कि हम सर डेली आएंगे, तो गार्गी को भी पूरा आता। वो ये बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ हम डेली नहीं आएंगे, और आएंगे तो लेट आएंगे, और इनका ये है कि बस देखने आते हैं, हालचाल लेने आते हैं, ये देखते हैं कि क्लासेस चल रही कि नहीं चल रही है, सब बढ़िया चल रहा कि नहीं चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा अच्छा तो हम आइंस्टीन हैं, हम बता देंगे इनको डाउट, ठीक है। तो जिन बच्चों को समस्या बेटा, उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि वो राखी, श्रेया, पूजा और गार्गी से सवाल पूछ सकते हैं।
ये बहुत अच्छे बच्चियां हैं और ये बड़ी इंटेलिजेंट टाइप की हैं और इनके सामने अमित श्रीवास्तव सर कुछ भी नहीं है ना, एक तुच्छ प्राणी जैसे हैं। और ये बच्चियां बहुत अच्छा पढ़ती हैं और ये क्लास में नहीं आती इसलिए क्योंकि नहीं आता है सब कुछ, तो मैं मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो लेट आएंगे उनकी घोर बेइज्जती होगी, है ना, उनकी घोर बेइज्जती होगी। ये मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, क्लास ऑन टाइम शुरू होता है तो क्लास ऑन टाइम जब शुरू होता है तो आप सभी बच्चों से ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मैं करता हूँ कि आप भी टाइम पे क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स की क्लास है, कोई इतिहास या हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है कि कोई बात नहीं, एक आध अगर लड़ाई छूट गया तो कोई बात नहीं, आगे से देख लेंगे। ये फिजिक्स है, ये इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। अगर आप स्टार्टिंग से क्लास नहीं करेंगे तो ये थोड़ी ना है कि आप समझ लेंगे और मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर पाएंगे, है ना। लाइव क्लास का फायदा क्या है? अगर आपको रिकॉर्डिंग ही देखना था तो फिर लाइव क्लास का फायदा क्या है? लाइव क्लास में आपको पढ़ाते समय जो भी आपको स्टेप नहीं आ रहा वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द लाइव क्लास। तो लाइव क्लास में आपको बेसिकली आपको इंटरेक्ट करना है और ये बेटा बहुत जरूरी है कि आप टाइम पे लॉग इन करें। इसलिए जितने बच्चे यहाँ पर आप जो है लेट आ रहे हैं वो सब मुझे सॉरी लिखेंगे अभी के अभी। और श्रेया ने सॉरी लिखा है, वेरी गुड। सॉरी सर, मैं एक्चुअली लेट देखती हूँ। वाई लेट देखती है आप? टाइम पे क्यों नहीं देखते हो बेटा? 10-15 का टाइम है, 10-15 पे लॉग इन हो जाओ, आप इंटरेक्ट तो करोगे ना। तो यहाँ पर जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं उनको मैं आज आखिरी मौका दे रहा हूँ, कल से मैं आउट कर दूंगा उनको बिल्कुल बाहर, ठीक है। कल से मैं लाइव क्लास इंटरेक्ट नहीं करने दूंगा, आप आउट रहेंगे। 10:30 बजे मैं बंद कर दूंगा आपका लॉगिन वाला काम। आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ये पूरा जो लाइव क्लास है उसे लॉक करने का एक सिस्टम हमारे पास है, लॉक कर देंगे, आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे 10:30 बजे के बाद। तो बहुत क्लियर से बात बता रहा हूँ कि कल सभी लोग टाइम पे रहेंगे। ये कोई खेल या कोई मजाक नहीं है, ये मदारी का खेल नहीं है कि बंदर उछल गया तो कोई बात नहीं, दूसरी बात तो फिर उछलेगा ना। इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि टाइम पर ही क्लास अटेंड करनी है। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिए। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, टाइम के साथ करंट बढ़ रहा है, करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो किसी टाइम पर करंट कितना फ्लो होगा ये मुझे देखना है यहाँ पर, है ना। तो करंट एट एनी इंस्टेंट, देखिए बेटा, करंट एट एनी इंस्टेंट, करंट एट एनी टाइम टी, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, करंट एट एनी टाइम टी, तो टी टाइम पर करंट कैसे करेंगे? तो यहां पर बेटा इसको मैंने बोला कि करंट यहां पर ऐसे फ्लो रहा है, किसी टाइम पर करंट मैंने आई सपोज कर लिया। अब यहां पर बेटा करंट जो है ऐसे करके फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला था इंक्रीजिंग करंट है तो इसे सेल मानेंगे, तो यह सेल मानेंगे, सेल का ईएमएफ इधर की तरफ मानेंगे। याद आ रहा है? अभी बताया था ना, जब करंट बढ़ेगा तो इससे सेल उल्टा मानेंगे, तो यहाँ से उल्टा मानेंगे LdI/dt। याद आ रहा है आपको? ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड लिखना बेटा, LdI/dt। और यहाँ पे रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर क्या बेटा, तो ईएमएफ E है। अब आप यहाँ पर बहुत आराम से किरचॉफ्स लॉ लगा लीजिए। देखिए किरचॉफ्स लॉ याद होगा आपको, है ना। किरचॉफ्स लॉ लगा लीजिए जो कि बहुत ही सिंपल है। किरचॉफ्स लॉ में बेटा हम लोग ऐसे करके मानते थे, IR इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। ये ईएमएफ साइकिल के डायरेक्शन में प्लस, क्योंकि ईएमएफ इधर है साइकिल की इधर है, और ये ईएमएफ उल्टा है तो माइनस LdI/dt। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये आपके पास माइनस LdI/dt क्यों है? क्योंकि इसकी ईएमएफ इधर है और साइकिल ऐसे माना, उल्टा इसने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर करना क्या है? बहुत आराम से IR उठा के इधर, LdI/dt उठा के इधर, तो LdI/dt इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। तो देखिएगा बेटा DI अपॉन E माइनस IR इधर डिवाइड में, और यह आ गया 1/LdT, 1/LdT। ध्यान दीजिएगा, E माइनस IR इधर आया, dt ऊपर और L नीचे। एंड नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस 0 से t एंड 0 से I, क्योंकि t बराबर 0 पर करंट 0 है, तो टाइम की लिमिट लेनी थी 0, उस समय करंट 0 एंड t बराबर t पर करंट I। पहले ये बताओ समझ में आया? डाउट करेंगे बेटा? ठीक है, डाउट करेंगे, डोंट वरी।
जल्दी जल्दी और लिख लिया बेटा। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैं इधर मिटा रहा हूं और देखिए बेटा यहां पर, अब यहां पर बेटा इसमें ये इंटीग्रेशन होगा ln, देखिए ln e माइनस आई आर, नेचुरल लॉग ln e माइनस आई आर अपॉन माइनस आर होगा एंड लिमिट होगी 0 टू i। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस bx होता है। इसको कैसे करते हैं इंटीग्रेट, इसको x मान लेते हैं और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा ln x। तो इसको x माना तो ln लिखते हैं a प्लस bx और फिर क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो b से डिवाइड कर देते हैं। तो वही बात है बेटा, यहाँ di है और i का टर्म नीचे, इसे पूरा i मान लिया तो di अपॉन i, ln हो गया ln e माइनस i और i का कोफिशिएंट क्या, माइनस r, देखो माइनस r नीचे पहुंचा दिया। तो 0 टू i इसे मैंने इंटीग्रेट करना है, देखो ध्यान से, है ना। और यहाँ पर बेटा अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, ध्यान से देखो, dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट लगे तो t बाई t रह जाएगा, तो 1 बाई l इंटू टी। अब बेटा माइनस आर उधर भेज दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e माइनस आई आर, फिर माइनस i की जगह i रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 0 रखेंगे i की जगह तो खत्म, ln e हो जाएगा, थोड़ा पढ़े लिखे हो समझो, 0 रखेंगे तो 0 इंटू आर 0 ln e और माइनस आर उधर भेज दो, माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो log m माइनस log m बाई n होता है e माइनस आई आर अपॉन e इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। ठीक है बेटा, और आप सभी लोग जानते हैं log अगर हटाएंगे तो इधर e आ जाएगा, इसको अलग अलग कर लो, e बाई ई 1 माइनस आई आर बाई ई और इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल, क्योंकि ln इधर से हटता है तो e चला जाता ऊपर, e लग जाता है और ये पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर बेटा ये सिंपल सी कहानी है, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो ये उठा के इधर, ये उठा के इधर, तो आई आर बाई ई इज इक्वल टू होगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। सो आई इज इक्वल टू होगा ई बाई आर ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल। सबको ये लिख लेना है अच्छे से और रिकॉर्डिंग में एक बार दोबारा देख लीजिएगा, जो टर्म्स नहीं समझ में आए हैं इसको अच्छे से पहले लिख लीजिए। और आज के लिए यहीं तक, बाकी बातें यहीं से कल स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, है ना, परेशान मत होना। और सारी चीजें आज लिख के रिवाइज करना है, सारी चीजें लिखकर रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसको लिख लीजिए।